अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ कोई ना कोई मेहमान होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी का निचोड़ हमसे शेयर करते हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी में कितने हार्ड एंड फास्ट टफ टाइम से गुजर कर आज वो इस मुकाम तक पहुँचे कि अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। कहते हैं कि ज़िंदगी का ताना बाना जो है वो जब बुनता है इंसान तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को ज़ेर बहस लाता है या ज़ेर इस्तेमाल लाता है, और उसके बाद कुछ रिसोर्सेज ऐसी होती हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हुए कभी गड्ढे में गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं या नहीं उठते, ये आप पे मुनहसर है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो आपकी इस्लाह करेंगे उस हवाले से कि जो ज़िंदगी में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं चीज़ें, वो होती है हमारा स्कूल बैग, वो होते हैं हमारे स्कूल का निज़ाम, वो होता है हमारे एट द एंड पेपर चेंज हो जाना, मॉड्यूल से डिफरेंट पेपर आना या पेपर निसाब से हटकर भेजना। अच्छा, ये भी मैं आज पूछूंगा क्योंकि बच्चों का काफी सवाल होता है कि पेपर जो है वो आउट ऑफ द कोर्स आया। ठीक है जी, तो आज आप लोगों ने शो बड़े तहम्मुल मिजाजी से देखना है क्योंकि ये आपकी नॉलेज के लिए शो है। और आज की जो दो मेरे खुसूसी मेहमान मौजूद हैं उनके लिए मैं स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम कह दूं कि बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ साथ बहुत अच्छे वे में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ना सिर्फ आज बल्कि ये हर दूसरे या तीसरे प्रोग्राम में आपको नजर भी आएंगे। ये मैं इनसे वादा लूंगा फौरन क्वेश्चन करने से पहले। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं, जो दोनों का इंट्रोडक्शन कराता हूं, उनको खुशामदीद कहेंगे। सैयद शहजाद अख्तर साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं पीक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सिंध के, और स्टैंडिंग कमेटी के भी मेंबर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद फरहान साहब जो कि कोऑर्डिनेटर हैं पीक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सिंध के। सबसे पहले सैयद शहजाद अख्तर साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। शहजाद भाई बोल सकते हैं आपको? जी जी बिल्कुल। शहजाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया एक तो आने का, और स्टार्टिंग में ही कहा था अपनी जो देखने वाले हैं मेरी फैमिली है उनसे मैं हमेशा जो बात करता हूँ वो सच करता हूँ कि आपसे ये वादा हम ले सकते हैं कि आप हर दूसरे या तीसरे प्रोग्राम में आकर लोगों के मसलों को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल, अगर अल्लाह ताला चाहेगा और वाकई लोगों के मसाइल का हल हमसे मंसूब है तो यकीनन निशान आपसे वादा है कि बिल्कुल आएंगे। इसलिए के जहाँ भी प्रोग्राम होगा वहाँ जरूर आप पाएंगे। बिल्कुल जी, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि मेरे रेडियो प्रोग्राम पर भी आना। जी बिल्कुल। ठीक है जी। मोहम्मद फरहान साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट कि आपने वक्तन फवक्तन प्रोग्राम पर आना है ताकि बच्चों की जो मसले मसाइल है वो हम डिस्कस बिल्कुल इंशाल्लाह जब जब होगा इंशाल्लाह, अगर आपके चैनल के थ्रू हम अपना ये पैगाम बच्चों तक पहुंचा सकें, उनके मसाइल सॉर्ट आउट कर सकें, तो इसे हम गुड फैक्ट समझते हैं। नहीं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि फरहान मैं एक बात बोलूँ फिर शहजाद भाई की तरफ आएंगे। शहजाद भाई माशाल्लाह जो एक्सप्लेन करते हैं वो इतने डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं, और उस वक्त एक्सप्लेन के टाइम पे मेरा दिल नहीं चाहेगा कि मैं उनको इंटरप्ट करूँ। तो इससे पहले हम फरहान भाई से बात करते हैं। फरहान भाई मुझे ये बताएं कि प्रॉब्लम ये होती है कि हम प्रॉब्लम की सोल्यूशन पर नहीं जाते, हम प्रॉब्लम दर प्रॉब्लम बताते हैं, सोल्यूशन पे नहीं आते हैं। क्योंकि हम एक ही, जैसे फर्ज करें अगर ये मग मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ से गिर जाएगा वीनस टीवी का, तो मुझे इसको रख देना चाहिए, ना कि मैं इसको और ऊपर लेके जाऊंगी, ऊपर जाएगा तो और किरची होकर गिरेगा। तो इसी हवाले से शहजाद भाई सवालात का सिलसिला शुरू किया जाए? बिल्कुल, इजाजत है? बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहली जो बच्चों की एक मानने की बात है, जो निसाब के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं हमें कि पेपर की अगर हम बात करें तो निसाब से हटकर पेपर आना या आउट ऑफ द कोर्स पेपर आना, ये कहाँ तक सही? मैं इस बारे में आपको बताऊं कि देखें, ये जो निसाब से हटकर बात कर रहे हैं तो ऐसा तो बहुत कोई इक्का दुक्का कोई सवाल ऐसा बाज़ औक़ात जो एग्जामिनर है वो डाल देता है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल है नहीं। हमारे यहाँ दरअसल होता ये है कि जो बच्चे हमारे हैं उनको अवेयरनेस नहीं दी जाती पेपर से पहले, पेपर की अवेयरनेस नहीं दी जाती, जिसकी वजह से उनको ये सारे मामला जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। सही। वरना जो देखें होता ये है कि पेपर्स का कैटेगरीज बनाई जाती है ABCDE, उसके बाद किसी एक पेपर को सिलेक्ट करके सुबह के टाइम रात के टाइम छापा जाता है ताकि कोई पेपर आउट होने की सीक्वेंस ना बन सके। तो अब होता ये है कि बच्चे ने सपोज किया कि उसने जो याद की हुई है चीज़ें वो तो आ गई, तो इसका मतलब वो सिलेबस से आया, और अगर कोई एक सवाल भी उसका याद किया हुआ नहीं आया तो उसने, ये हमारी मुनासिब कौम है ना कि हम दूसरे पे डाल देते हैं। तो वो बच्चा अभी क्या करता है, वो ये कहता है कि भाई आउट ऑफ सिलेबस है। हालांकि कोई भी जो भी पेपर बनता है वो बहुत एक दिन में नहीं बन रहा होता, उसके पीछे काफ़ी दिन लगते हैं और काफ़ी लोग उसके पीछे लगे होते हैं। तो ये वाली बात जो है जो ये कही जाती है आउट ऑफ कोर्स आ गया, ये बात मुनासिब नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ और है, ये कहा जाता है
कि मतलब अक्सर बच्चे पेपर देने जाते हैं। अच्छा, हर आप वाली बात फिर दिल को लगती है कि आज तो सी पेपर आता है इसलिए मैं फेल हो गया। अच्छा, वो केमिस्ट्री या मैथ्स का सी पेपर आ गया था, तो इज इट ट्रू कि एक दफा में ही मतलब ये रेगुलर ही चल रहा होता है कि सी डी पेपर आ गया? नहीं, मैं आपको जिशान वही बार बार एक बात बता रहा हूँ कि दरअसल बच्चों को जो अवेयरनेस है पेपर की, वो हमारे यहाँ बदकिस्मती से बहुत कम स्कूल या इदारे जो है वो दे पाते हैं। सही। जिसकी वजह से अक्सर बेशतर हम वो प्रीवियस 10 ईयर्स को सामने रख के, आपने भी तैयारी की होगी, टीचर यही गाइड करते हैं कि वो उसी पे आप देखें पैटर्न पे आएगा। अब जो सिलेबस है, अगर तो वो आप सिलेबस का जो जितने चैप्टर्स हैं अगर बच्चे ने पढ़े हुए ईमानदारी से, आप देखें जो बच्चे अच्छे होते हैं आपको खुद ही पता चल जाता है जब वो पेपर में बैठते हैं कि उनके राइटिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो सब चीज़ें उससे मैच कर रही होती हैं। और जो बच्चा पढ़ के नहीं आया, जो निकम्मा रहा, वो लाजमत है अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है, पेपर देखता रहता है हर वक्त बैठा हुआ कि पेपर में आया क्या है। तो ये वाली बात कि पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, पेपर में क्या आएगा, ये एक साल पहले से सारा कुछ डिसाइड होता है। हाँ, एक आध साल बीच में कुछ फैसले इस तरह के हुए, यकीनी तौर पर हुए, जो थोड़े से डिस्टर्ब किया जिन्होंने, लेकिन उसमें ये नहीं था कि सिलेबस से आउट आ गया, उसमें ये था कि फिल इन द ब्लैंक्स बढ़ा दी गई। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को चेंज कर दिया गया, लॉन्ग क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया, लेकिन सिलेबस में से था वो सब। तो अच्छा, ओके। हाँ, अगर बच्चे ने Out of पढ़ा the हुआ है, course नहीं दे कोई सकते। कोर्स अच्छा, नहीं मुझे था। भी और एक बात मैं यहाँ ऐड करूंगा कि बच्चों ने कुछ अपना, जैसे 5 ईयर की सर बात कर रहे थे, 10 ईयर्स की, बच्चों ने सेलेक्टेड 2 ईयर्स 3 ईयर्स लेके एक सेलेक्टेड गेस्ट पेपर का पैटर्न ऑटोमेटिकली खुद बना लिया है कि बस ये 2 ईयर्स हमने तैयारी करनी है और इसी से पेपर रिपीट हो अच्छा, जाएगा। यहाँ पर फरहान आपकी बहुत अच्छी बात है, मैं इसको ऐड ऑन करना चाहूंगा। अच्छा, बच्चे अब पता है क्या करते हैं, जब मेरा टाइम था 2010 में, अब मुझे, अच्छा वैसे अभी भी 5 ईयर या 10 ईयर्स को नहीं, अभी तो चेंज आ गया। अभी ठीक है। तो जब मेरा 2010 में जब मैंने तैयारी की थी 9वीं की, तो हमें ये था कि अच्छा क्वेश्चन किस चैप्टर के रिपीट हो रहे हैं। जी, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो बच्चों का फुकदान होता है ना, ये 4 क्वेश्चन है, ये जैसे नाम लिखे 4 क्वेश्चन है। अच्छा, ये इसमें यही वाला याद करना कि ये रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है। मुझे जिन्होंने तैयारी करवाई थी, मेरी सिस्टर हैं, उज़मा बाजी उनका नाम है, सादिया बाजी और अस्मा बाजी, जिन्होंने मुझे सिंधी पढ़ाई थी, मेरी खाला की बेटी, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। तो उन्होंने मुझे ये कहा था, उज़मा बाजी ने मुझे ये कहा था कि ज़ीशान, ये क्वेश्चन याद नहीं करना, इस चैप्टर के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो पूरा चैप्टर याद करना है। तो उसके बाद शहजाद भाई की बात सही रही कि मेरे लिए डी पेपर नहीं आया, सी पेपर नहीं आया, पेपर वही आया कि जो मुझे करना था। वो एक आध चीज, क्योंकि देखिए आपके पास चॉइसेस तो होती है ना, 2 से 3 क्वेश्चन की चॉइसेस है, तो वो जो 2 चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़े हुए थे उसमें से क्वेश्चंस नहीं आए। तो ये आपका बिल्कुल सही बात है कि आपने अब जो, अच्छा अब टर्म क्या है, मतलब अगर हम बात करें, आप इसका आंसर देंगे या आप, कि जैसे 2010 के 11 में जब मैंने मैट्रिक किया 11 में, तो उस वक्त तो हम 5 ईयर को और 10 ईयर को केटर करके, तो जो क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं जिसके, तो आपने एक आध चैप्टर या 2 ऊपर याद करते थे। इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, उर्दू की बात कर रहा हूं, मैथ्स में तो आपको तमाम की तमाम एक्सरसाइज करनी होती है, केमिस्ट्री में आपको फार्मूलाज याद करने होते हैं, पीरियोडिक टेबल आपको याद करना होता है। तो मुझे बताएं कि अब क्या किस तरीके से, किस पैटर्न पे आप ये देंगे? शहजाद भाई, आप शहजाद भाई, आप दे दो, ज्यादा बेहतर। तो मैं इसका बताऊं आपको कि कोविड में बदनसीबी हमारी ये हुई कि जब कोविड आया दरमियान में, तो उसने बहुत सारी चीज़ें दिशान तब्दील कर दी। वहाँ पे इत्तेफाक से जो रिफॉर्म्स हो रहे थे एजुकेशन पर, उन पर भी असरअंदाज हुए वो रिफॉर्म्स होते, अच्छाई के लिए हो रहे थे। पता चला वो कोविड ने आके स्कूल ही बंद कर दिया। ओके। अच्छा, अब वो जो डिज़ाइन हुआ था कि इस तरह से करेंगे तो नकल में कमी आ जाएगी, ये करेंगे तो इससे बच्चे ज़्यादा याद करेंगे, वो फुकदानी हो गया, उसका कुछ भी नहीं करना पड़ा बच्चों को, ऐसी अगली क्लास में प्रमोट कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल मेरा ये भी है कि मैंने जो सुना था कि जो बच्चे प्रमोट हो रहे हैं उनके टैगलाइंस लिखी हुई कि प्रमोटेड इन कोविड, तो उनकी डिग्री इतनी, सॉरी मार्कशीट जो है या वो जो सर्टिफिकेट्स है वो वैल्यूएबल नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क है उसमें। नहीं, अब वो क्वेश्चन मार्क तो देखिए, जब हंगामी सूरत हाल होती है, कोविड में जो है आप समझ लें एक जंगी पोजीशन थी हमारी, तो उस वक्त जो बच्चे जो अगर एक हफ्ते भी स्कूल चले गए हैं तो वो बहुत बड़ी बात थी। फिर ऑनलाइन का सिस्टम हमारे यहाँ बहुत अच्छा नहीं है, आप देखें लाइट किस कदर की जाती है, दूसरा नेट मौजूद नहीं है, रसाई नहीं है, तो ये सारे चैलेंजेस थे। लेकिन उसके बावजूद रिफॉर्म्स की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो दरअसल क्योंकि कोविड रहा, जिसकी वजह से वो बच्चों को अब जो साल वो पेपर देने आ रहे हैं, ये 2-3 साल पहले से इसकी प्रैक्टिस थी, लेकिन वो अभी उनके लिए नए हैं, क्योंकि वो उस टाइम में तो हो नहीं सके पेपर। अब जब वो आए हैं तो यकीनी तौर पर नए थे, तो जिसकी वजह से बच्चों को आज भी परेशानी का सामना है। अभी भी वो इसको बार बार सोचते हैं कि जी ये पेपर का पैटर्न चेंज ना हो जाए, फिर ये ना हो जाए इस तरह की।
यकीनी तौर पर ये मामला इस तरह के इंसान कि जब तक हम बच्चों को इस बात की नसीहत नहीं करेंगे कि वो अपने सिलेबस को संजीदगी से पूरे को याद करें। जैसे आप अच्छा ये हुआ कि सब बहनों से पढ़े, भाइयों से नहीं पढ़े, तो आपके साथ ये रहा कि उन्होंने सारी चीज़ें याद करवा दी, पूरा चैप्टर याद करवा दिया। अगर किसी भाई से पढ़े होते तो वही 2 सवाल याद करा के भेजते कि बस हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ऐसे ही है। तो ये बातें तो मैन टू मैन वेरी करेंगे। मैं आपकी एक बात बोलूं, सादिया आप ही तो वो थी कि मैं पेपर देकर आता था, कहती यहाँ सॉल्व करो। मैं अक्सर उनको बोलता था, आप ही मैंने अगर यहाँ के सही भी कर दिया, वहां मैं गलत लिख के आया तो मुझे मार्क्स तो वही मिलना है, लेकिन वो सॉल्व करवाती थी। आप वाली बात है कि बहनों से याद किया तो सही रहा, वो सही रहा। तो उसमें आप ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लिए, क्योंकि इस वक्त रुझान ये हो गया है जिशान, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, आप तालीमी इदारों में जाएँ, तो वहाँ आप देखेंगे लड़कों की तादाद बहुत कम होती जा रही है। यानी कि पिछले दिनों तो ये किया गया कि जो बी ग्रेड भी था बच्चा, उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया, जो 50-50 की पॉलिसी आई थी, याद होगा आपको दरमियान में। और जो A1 ग्रेड की बच्ची थी उसे एडमिशन नहीं मिला। यकीनी तौर पर ये हमारे माशरे की वो डिजास्टर है जिन पर डिस्कस करना भी बच्चों के लिए बड़ी नाउमीदी की बात है। मुझे एक बात बताएं शहजाद भाई, कि अगर फर्ज करें आप बी ग्रेड वाले को डॉक्टर बनवा रहे हैं, स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मैं फिर ये वाली बात करूंगा, फिर हम उस बात पर भी आएंगे जो मैट्रिक का प्रॉब्लम हुआ, स्कूटनी वगैरह को, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर आपका बच्चा बी ग्रेड लेकर आ रहा है, ये सी ग्रेड लड़का लेकर आ रहा है, आप इस बुनियाद पर कि ये लड़का मुस्तकबिल का मेमार है, आप A1 ग्रेड वाली बच्ची को जिसने 86-85% स्कोर किया, तो नाइंसाफी नहीं हो जाएगी? यही मैंने आपसे कहा ना कि ये वो बदनुमा दाग हैं हमारे माशरे के, कि हम इनको धो नहीं सकते। हम दूसरी जगह तो बात करते हैं कि लड़कियों को हमें आगे लेके जाना है, लेकिन जब कोई वो जेंडर का कोई फर्क नहीं है, लेकिन लाजिम बात है जो सूरत हाल यहाँ पेश आई वो इस तरह की थी कि इसमें हमारी गवर्नमेंट को सीटें बढ़ानी चाहिए, ना कि वो ये वाला काम करते कि जी लड़कियों को एडमिशन दे दिया जाएगा या लड़कों को दिया जाएगा, लड़कियों को नहीं दिया जाएगा। और जो भी बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, ये हमने खैर अब किया, अब ये इंशाल्लाह 1 साल के बाद आप देखेंगे कि ये जो मार्क्स का है, परसेंटेज वाला जो फोबिया है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ग्रेड सिस्टम रह जाएगा कि बस A ग्रेड। अब A ग्रेड में 79 वाला ऊपर है, 70 वाला नीचे वाला A ग्रेड है, तो ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। नहीं, लेकिन फिर मुझे एक बात आपने बताई कि 70, क्योंकि हमारी जो कैटेगराइजेशन होती है 50 to 60 वाला C है, 60 to 70 वाला B है, मतलब थोड़ा सा 70 to 80 वाला A है, 80 to 90 A1 है, 90 प्लस वाले वो, अच्छा 90 प्लस वाले नहीं A+ ही है, 80+ वो A+ ही है, ठीक है। अब वो A+ में लाजमी है, जिसकी 90 है वो बिल्कुल हाई क्लास में चला जाता है। तो इसको फिर कैटेगराइज कैसे करेंगे? A1 A B C? क्योंकि आप देखें, जब या तो रिजल्ट को आप फोकस करें, हमारे यहाँ के रिजल्ट के बाद अब NTS टेस्ट लेता है। तो जब रिजल्ट आ रहा है तो पहले ऐसा नहीं होता था, कोई NTS इदारा कोई टेस्ट नहीं लेता था, बोर्ड्स के रिजल्ट पर ही एतबार होता था। लेकिन बोर्ड में नकल बड़ी सवालिया निशान बनना शुरू हुए कि नहीं जी वहाँ परसेंटेज ऐसी दे दी गई, पैसों से दे दी गई, तो उसकी वजह से फिर गवर्नमेंट ने ये किया कि उसके लिए भी टेस्ट रख दिया। अब वो बच्चा पहले वहाँ मेहनत करता है, फिर वो NTS देता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत है ये तो। जब बोर्ड में बच्चा एक आ गया तो बस वो रिजल्ट है ना, उसके बाद कोई दूसरा उसके साथ ऐसा नहीं काम होना चाहिए। लेकिन मेरी बात सुने, फिर यहाँ पे सिद्धार्थ ये भी बात होती है ना, जो अब मैट्रिक के साथ देखिए स्कूटनी बच्चों ने करवाई, एक बच्ची ने स्कूटनी करवा ली बेचारी ने, और उसके कुछ मार्क्स कम थे, आई गेस 7 नंबर्स कम थे, और वो A ग्रेड में थी, वो 4 में फेल कर दिया उसको। देखिए स्क्रूटनी का तो मकसद ही है कि कोई चीज़ अगर गलत हो गई है तो उसे सही किया जाए, और अगर सही थी तो उसे सही दिखा दिया जाए। तो अब वो जो बच्ची के साथ प्रॉब्लम या किसी के साथ भी हुई, जब स्क्रूटनी का लफ्ज़ आ गया तो अब तो दोबारा रीचेक हुई है काफ़ी, उसमें जो भी रिजल्ट आ गया वो तो उसकी बेस है। लेकिन जैसे अभी आप कह रहे थे ना, शुरू में आपने एग्जाम्पल दी, इस कप को और ऊपर ना उठाया जाए कि ये गिर के किरची हो जाए। हमारे साथ माशरे में हो ये रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है कि जो इदारे में प्रॉब्लम थी उस इदारे को सही किया जाना चाहिए था, ना कि उस बच्ची के नंबर पर हम जाते हैं, हम इदारा सही करते हैं ताकि दूसरे बच्चों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होती वहाँ पे। लेकिन बच्ची का तो मुस्तकबिल तबाह है ना, कि मतलब उसको 4 में फेल कर दिया, तो अब स्कूटनी अगर वो करवाती है तो फिर पैसे देंगे क्यों? मतलब नहीं, अभी जो मैट्रिक में हुआ वहाँ पे तो एसोसिएशन ने हमारे काम किया और ये वाली बात बिल्कुल ख़त्म करा दी कि वो पैसे देंगे। अच्छा। कोई बच्चा पैसे नहीं देगा वो स्क्रूटनी करा सकता है।
अच्छा, जिसमें लेकिन उसको लगता है एक बात जी। आपको मैं शहजाद भाई, आपकी माशाल्लाह वो पर्सनैलिटी है जिसको आप उम्र में इतने बड़े नहीं है, मैं आपको ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ, आप उम्र में इतने बड़े नहीं है, लेकिन लबो लहजा तहम्मुल मिजाजी में आप माशाल्लाह आसमान को छू रहे हैं। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने बड़े भाई से, अपने वालिद से जो बात करूंगा वो सही आंसर करेंगे उसका, मुझे गलत राय नहीं देंगे। तो मैं एज ए स्टूडेंट बन के अब आपसे पूछना चाहता हूँ एज सीनियर कि अगर मैं मैट्रिक का बच्चा हूं या बच्ची हूं, या मैं वो बच्ची हूं जिसको 4 में फेल कर दिया गया, ठीक है शहजाद भाई, अगर मैं आपके पास आता हूं और मैं आपको कहता हूं कि शहजाद भाई मुझे अब आपके निजाम पर ट्रस्ट नहीं है, मैं सामने खड़े होकर चेक करवाना या करवाना चाहती हूं या चाहता हूं कि मेरे मार्क्स कहां पे कम थे, अगर मैं फेल हूं तो ओके है, और अगर फेल नहीं हूं तो मुझे फेल क्यों किया गया। तो क्या ऐसी भी कोई पॉलिसी है कि स्टूडेंट सामने खड़ा होकर चेक करे? बिल्कुल, इस दफ़ा मैट्रिक बोर्ड ने ये किया था कि जो भी स्टूडेंट के सामने तो नहीं, लेकिन जो उनके प्रिंसिपल साहिबान हैं वो अपने लेटर हेड पर बाकायदा तमाम बच्चों की तफसील लिख के लेके जाएंगे। उस तफसील के मुताबिक बोर्ड उन्हें टाइम देगा, टाइम के बाद उनकी कॉपियों को निकालेगा और वो प्रिंसिपल को, जो उनके प्रिंसिपल हैं, उनको एक दफ़ा वो रीचेक कराएगा, वो कॉपी अपने सामने देखेंगे। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ निशान कि कॉपी एक दफ़ा जब चेक हो जाए तो वो रीचेकिंग, वो स्क्रूटनी या रीचेकिंग का मकसद ये होता है कि अगर एग्जामिनर ने गलत कोई चीज़ मार्क कर दी है तो आप उसको सही करने के मजाज नहीं है। अगर कोई चीज़ छूट गई नंबर देने से, सिर्फ आप उसके नंबर दे सकते हैं कॉपी में बच्चे। अच्छा, फर्ज करें अगर मैंने एक कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म पे बात कर लेते हैं जो सबको याद होगा, अब मैंने 14 पॉइंट्स पूरे लिखे हैं, ठीक है, एग्जामिनर जो चेक कर था उसने चेक पर मोबाइल पे लगा हुआ, क्योंकि मोबाइल का दौरा, उसने वो पेज देखा ही नहीं, आगे साइन कर दिया, ठीक है। अब उसने टोटल मुझे 20 नंबर दिए जबकि मैं एलिजिबल था 50 नंबर का, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरे 30 नंबर कहाँ जाएंगे? दरअसल देखिए, ऐसा तो खैर जिशान जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोई चेकर वो मोबाइल पे लगे हो और कॉपी चेक कर ले, ऐसा बहुत कम होता है। अच्छा, रियल केसेस में ऐसा हो सकता है, वरना क्योंकि वो कॉपीज 20 का बंडल होता है, वो चेक करवाई जा रही होती है, उस पर हेड भी बैठा होता है, जिस तरह से मोबाइल ऑफ करवा दी जाते हैं और वो कॉपी चेक करके वो दे रहे होते हैं। अच्छा, वैसे ही अगर छूट गया और वो नंबर उसने नहीं दिए, हाँ, अगर सवाल देखिए, मैंने अभी यही कहा ना कि सवाल उसने किया था और वो चेक नहीं हुआ, छूट गया मार्क्स देने से, तो वो सिर्फ मार्क्स बढ़ाएंगे, वो भी चेयरमैन के इख्तियार आते हैं, कंट्रोलर के इख्तियार आते हैं, वो कोई मतलब आम जाके हम नहीं बढ़ा देंगे कि जी अब इतने नंबर आप एज ए प्रिंसिपल जानते हैं मेरे मार्क्स कम है, तो आप ये बोलते हैं कि देखिए 14 पॉइंट्स पूरे लिखे में, उसमें सिर्फ 2 नंबर दिए, हालांकि वो 15 नंबर का सवाल था, आप 2 नंबर काटे, अब 13 नंबर तो दें जी, ये बिल्कुल ऐसा हुआ है। अब इस दफा जो प्रॉब्लम आई थी वो प्रॉब्लम बड़ी मतलब साइंटिफिक थी। वो मशीन ने कोड जो ले रही थी, बार कोड, उसने एक कोड उठा लिया, जैसे 51 मार्क्स हैं, तो मैंने अपनी खुद 3-4 कॉपी सामने बैठ के देखी वहाँ पे, तो उसमें ये था कि ऐसे 51 मार्क्स हैं, तो कोड ने एक उठा लिया, खाली 5 रहने दिया, तो उसकी कॉपी में वो जो मशीन में इम्पोज हुआ वो 1 हो गया खाली, और वो बच्ची फेल हो गई। लेकिन जब कॉपी उसकी रीचेक हुई तो वो 51 मार्क्स है उसके, और इसको चेयरमैन ने भी एक्सेप्ट किया। अच्छा जिशान, हम ये समझते हैं कि अगर कोई इदारा एक्सेप्ट कर ले गलती और उस पर काम कर ले तो ये एक अच्छाई की तरफ बात जा रही है। हाँ, अगर वो ये करते कि इस पर हठधर्मी वाली कैफियत होती कि जी हम तो बच्चों को फेल ही करेंगे, यकीनन हम भी उनके अपोज होते। लेकिन अभी पिछले पूरे महीने का टाइम दिया गया, 1-2 दिन का टाइम नहीं दिया गया, 2 काउंटर बनाए गए इसके लिए कि जहाँ बच्चे जाएं वो अपनी चीज़ों को देखें, चेक करें, और जो अगर सही रिजल्ट उनका अगर नहीं हुआ है कंपाइल तो होके मिलेगा। सेकंड ये कि अब देखिए, हर बच्चे की ख्वाहिश ये होती है कि वो बच्चा अपने आप को समझता है कि जब पेपर करके आया तो बिल्कुल सही पेपर करके आया, जबकि बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता, मतलब हक़ाइक़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। वो अनजाने ना अनजाने में बहुत सारी चीज़ें छोड़ आता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस सर आपको भी हुआ था? कॉपी जब हम गए थे अपनी बच्ची की, अभी पर्सनल वहाँ पे, मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बच्ची का वो जिस तरह से आपने बताया कि एक बच्ची रो रही थी, तो मैं दोस्त हैं उनकी एक बेटी का था इशू, तो वो कहने लगी हो ही नहीं सकता, मैं सब में जो है वो A1 ग्रेड है पेपर, और वाकई उसके हमने देखे तो किसी में उसके जो है 70 मार्क्स हैं, किसी में 69 मार्क्स हैं 75 में से, और एक मैथमेटिक्स में उसके 18 मार्क्स है। अब जब कॉपी चेक की तो आप यकीन करें दिशान, मैं उधर ही वहीं से फ़ोन भी किया अपने उन दोस्त को, मैंने कहा इसके 18 मार्क्स भी ज़्यादा मिले हैं, ये 10 मार्क्स के पेपर का अटैम्प्ट करके गई है बच्ची। तो बहरहाल दरअसल दोनों तरफ से ताली बजती है,
तो वही वाली बात है, दोनों हाथ से ताली बजती है। बाज़ औक़ात जो है वो बच्चे की गलती होती है, बाज़ दफ़ा कहीं कहीं एग्जामिनर की भी होती है। बिल्कुल। लेकिन कोई भी चेक करने वाला शख्स वो ये दिल में नहीं रखता कि इस बच्चे को फेल कर दें या इस बच्चे को A1 ग्रेड दे दें। वो जो कॉपी कह रही होती है वही नंबर वहाँ आ रहे होते हैं मेजॉरिटी उसमें। अच्छा, फिर मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि 9th में जो ये जो अभी इशू आया, हमारे पास स्टूडेंट्स अपीयर हुए एग्जाम्स में 1,65,000 सर, यही फिगर मेरे जी, ख्याल जी। में था। 9th उसमें में। जो जी उसमें इशू जो आया बच्चों को वो 3 से 4 हज़ार आया। अच्छा, 3 से 4 हज़ार में वाकई में 2,000 ढाई हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जिनके साथ ये जेन्युइन हुआ, लेकिन कम से कम 1500 हज़ार ऐसे भी तो होंगे जो वाकई में फेल होने थे, जो 3-3 4-4 पेपर में रुकने थे। जब ये इशू एक हॉट इशू बना तो उन्होंने कहा जी हमारे साथ भी नाइंसाफी हुई है, तो वो एक इशू जो है वो थोड़ा सा बढ़ता चला गया। इसी बारे में बात करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे। जाते जाते ये पूछेंगे, आके ये आपसे पूछूंगा मैं फरहान, कि फिर जो बच्चे जो लाइन में खड़े हुए थे कि हमारे साथ भी ज्यादती हुई है, जो 2 में पास थे कहीं वो पूरे में फेल तो नहीं होगी, ये आपसे आंसर लेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और फरहान भाई से जाते जाते हमने सवाल ये किया था कि क्या जो प्रॉब्लम आई, ये जो जेन्युइन एक प्रॉब्लम जो बार कोड का, हमें शहजाद भाई ने बताया कि बार कोड उसने नहीं उठाया मशीन ने, क्योंकि कहते हैं कि जो खुदा तख्लीक करता है वो मुकम्मल होती है, जो इंसान तख्लीक करता है उसमें नुक्स रह जाता है। ऐसे ही शहजाद भाई? बिल्कुल ऐसे। तो मुझे ये बताया फरहान भाई, कुछ ही बच्चे के साथ ऐसा हुआ कि जिसने कहा 3 में तो पास हो गया, अब क्योंकि 7 पेपर है 6 पेपर है, 7 पेपर है ना, अब 4 में वो पास हो गया, 3 जो है वो उसने हल्लड़ मचा दिया कि मेरे साथ भी नाइंसाफी हो गया, और वो सारों में ही फेल था, वो गलती से मार्क्स मिल गए थे। तो ऐसा किसी के साथ हुआ? नहीं, गलती से तो मार्क्स नहीं मिले। जैसा कि सर ने बताया कि इस बार बोर्ड ने अपनी सबसे पहली तो गलती को तस्लीम किया और बाकायदा एक एक्शन कमेटी बनाई गई। सही। 2 काउंटर और हमारी माशाल्लाह एसोसिएशन की तवज्जो से आप कह लें कि बातचीत हुई हमारे उनके नुमाइंदों से, तो कोई स्कूटनी की फ़ीस नहीं रखी गई और बोर्ड बड़ा एक्टिव हुआ जो हमें नज़र आया, और बोर्ड ने ये सारी चीज़ें की। प्रिंसिपल हजरात गए। अच्छा, बच्चा डायरेक्ट एक्सेस कर रहा था, लेकिन बेहतर तरीका ये था कि जो स्कूल प्रिंसिपल हैं वो जाते और उनको कॉपीज़ शो कराई गई। तो मैं समझता हूँ जेन्युइन काम हुआ है कि जिसके वाकई में मार्क्स टोटलिंग में एरर आया, चेकिंग में एरर आया, उनको मार्क्स दिए गए। और अभी एक साहब का एक्सपीरियंस सर ने बताया कि पर्सनली उस दिन मैं भी सर के साथ था कि एक बच्ची का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छे मार्क्स होने चाहिए, वो नहीं थे तो वो नहीं दिए गए। तो ऐसा नहीं हुआ कि बस जिसको दिल चाहा नंबर दे दिए गए, जिसको नहीं चाहा नहीं दिए गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रियलिटी में बोर्ड ने काम अच्छा किया। फरहान, एक बात और है, देखिए पेपर तो आप तब देंगे जब आप फीस भरेंगे एडमिट कार्ड की, ऐसा ही है। जी। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि नहीं अफोर्ड कर पाता या नहीं चीजों को देख पाता, तो आपकी कमेटी क्या जो क्योंकि आप स्कूल्स को भी देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या कुछ ऐसी रिलीफ आपके पास भी है कि या तो उनकी अगर लेट फीस हो गई है तो आप उसको माफ करवा दें कि ये बच्चा का जेन्युइन केस था, उसके घर वाले नहीं दे पाए, या उनको भी वो लेट फीस भरनी है? नहीं सर, एसोसिएशन ने माशाल्लाह इस पर साबका दिनों में बहुत काम भी किया है कि अगर डेट गुजर जाती है और बच्चे पे लेट फीस चार्ज हो जाती है और बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल्स में तो एक उसको बड़ी सपोर्ट होती है कि हम उसकी इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल किसी भी बच्चे का फॉर्म स्टॉप नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे की फ़ीस बेशतर केसेस ऐसे हो रहे होते हैं सर के स्कूल में, मेरे स्कूल में बहुत सारे स्कूल्स में फीसेस हमारे पास आप लोग खुद पे कर देते हो, फिर उनको और बोलते हैं बाद में इंस्टॉलमेंट उनके लिए बना दी जाती है, ताकि ना तो किसी बच्चे का फॉर्म रोका जाता है, ना किसी बच्चे का एडमिट कार्ड रोका जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सच कोई इशू हमारे यहाँ नहीं होता। नहीं, वैसे एक बात मैं बोलूंगा, आप दोनों जितनी मोहब्बत से बात कर रहे हैं ना, ऑनेस्टली आप लोगों के स्टूडेंट्स बड़े खुश नसीब हैं और लकी हैं वो लोग जो कि आपके अंडर सुपरविजन पढ़े। जी शहजाद भाई। देखें ज़िशान, हम ये वाली बात तो करते हैं कि बोर्ड जो है वो एग्ज़ाम एडमिट कार्ड इशू नहीं कर रहा जब फीस नहीं दी जा रही। पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि अगर वो अफोर्ड नहीं कर रहे, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट इदारे मौजूद हैं, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एग्ज़ाम भी है और 9-10 की पढ़ाई भी है। अच्छा, उसमें एग्जामिनेशन फीस गवर्नमेंट पे करती है। अच्छा, मुझे इसका नहीं पता जी। तो अगर कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका बच्चा वो फीस नहीं दे सकते, प्राइवेट में नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए बेहतर जरिया है, वही पेपर होने हैं, वही तमाम चीज़ें होनी है, वही ग्रेड आना है, वो गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शहजाद भाई एक बात और है जो कि देखिए, आपसे बात करते मैंने आपको पहला कहा कि यू आर द वन, जो कि हमें एक लाइट मुझे फील हो रही है, रोशनी की किरण के हम सही सिमत में जा रहे हैं, आप दोनों के लिए मैं ये कहूंगा। लेकिन शहजाद भाई, मैंने ये जहां तक सुना है कि जो गवर्नमेंट के टीचर्स हैं, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, विद सॉरी मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने सुना मैंने वही आपसे आगे आंसर करना है और क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं से,
कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो टाइम पे नहीं आते हैं, वो आते हैं तो अपने कामों में लगे रहते हैं, क्योंकि अगर किसी का बिजनेस है तो वो बच्चों की पढ़ाई छोड़कर अपना लैपटॉप सामने रखकर अपने बिजनेस को देख रहा होता है। फीमेल टीचर्स हैं तो वो अपनी कढ़ाई सिलाई के कामों को देख रही होती है। तो इज इट ट्रू? नहीं, देखिए मदद निशान, हर इदारे में अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं, बुरे लोग भी मौजूद होते हैं। हमारी दरअसल कौम की आदत हो गई है कि हम बुरी चीज़ों को बहुत हाईलाइट करते हैं, अच्छी चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते। अभी भी बेशतर गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जो बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो आप खामियां बता रहे हैं ये मेजॉरिटी में इस वजह से हुई कि वहाँ पे जो उनको चेक एंड बैलेंस करने वाले लोग थे वही हट गए, वो वहाँ से उनको चेक एंड बैलेंस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कोताहियाँ आई, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर ऊपर चला गया। अब आप देखें, आप ये गौर कीजिएगा कि वो एक कोई सब्जी बेचने वाला है जो अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट स्कूल को, कोई जज है जो बड़े स्कूल को भी अफोर्ड कर सकते हैं, सबकी ख्वाहिश एक ही जैसी है कि वो प्राइवेट स्कूल में अच्छा, पढ़े। 5 स्टार वाला मस्त जाना है 5 स्टार वाले 5 स्टार स्कूल में मस्त जाना है। वो तो 5 स्टार की तो एक स्टेटस को जिशान वो वाला है कि वो शायद हमारी एक दफ़ा बात भी हो रही थी कि मुझसे कई दफ़ा सवाल भी हुआ कि हम अपना स्कूल में दाखिल कराते हैं, वहाँ अपने जेवर बेच देते हैं, अपनी ज़मीनें बेच देते हैं, फिर बच्चों की फीसें अदा करते हैं। मुझे बताएं कि इस जालिमाना निज़ाम में जाने को आपको कौन कह रहा है? आप उन स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ा रहे जहां आप अफोर्ड कर सकते हैं? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया है, बिल्कुल, असल प्रॉब्लम ये हो गया है कि मेरी आमदनी है 50,000 रुपये सही। और मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ कि मैं 1.5 लाख रुपए के मामलात हर महीने आराम से चला लूँ, जिसकी वजह से वो क्लैश आ रहा है कि मैं वहाँ फीस बच्चे की जो 40,000 रुपये वाला स्कूल है, क्योंकि मेरे बड़े भाई के बच्चे वहाँ जा रहे थे तो मेरे बच्चे भी वहीं जाने चाहिए, तो आमदनी के दोनों के जराए अलग थे। ठीक है। तो अगर पेरेंट्स तहम्मुल मिजाजी से अपने बजट के हिसाब से स्कूलों को चॉइस करें, जिशान कोई स्कूल वाला किसी के घर जाके एडमिशन नहीं देता, ऐसा ही है। पेरेंट्स ही आके स्कूल में एडमिशन कराते हैं और पूरी एक एक चीज़ उन्हें पहले दिन बता दी जाती है। उसके बावजूद भी जो अहल बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, 10% स्कॉलरशिप, फ्री स्कॉलरशिप है तमाम स्कूलों में, तमाम प्राइवेट स्कूलों के अंदर, तो वो 10% बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया लेकिन जाता है। मैं ये एक चीज आपसे पूछूंगा कि आपने बहुत अच्छी चीज एक बोली कि मेरी फुफ्फो का बेटा वहां पढ़ता है, मैं क्यों नहीं पढ़ता। लेकिन आप अगर, क्योंकि आप जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो वही वाली बात को मुझे आपसे इस बात की, क्योंकि मुझे लोग कहते हैं कि मैं बड़ी दकियानुसी सोच पर बात करता हूँ। मेरा ये मानना है, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप मेरे बड़े हैं, कि मैंने 40,000 रुपए बच्चे की फीस अफोर्ड कर ली, मैं फीस दे सकता हूँ ना, ठीक है, मैं लवाजमात पूरे नहीं कर सकता। अब उनके डेज आ रहे हैं, काला डे, नीला डे, पीला डे, फिर मैंगो डे, फिर ऑरेंज डे, तो ये डे, ठीक है, विंटर इलादा होता है, समर इलादा होता है। जब मैं लवाजमात पूरे नहीं कर पाता और जो स्कूल में स्टेटस उनको दिखाया जा रहा है वो मेरे घर का स्टेटस नहीं है, मैं एक छोटे से कमरे में रहता हूँ, मेरी बीवी भी काम कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूँ, बच्चे को हम प्रॉपर टाइम नहीं दे, क्या यहाँ पर आकर हम बच्चे के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे? दरअसल देखिए, जब भी आप किसी चीज़ की तरतीब को बिगाड़ेंगे, मतलब क्यों आप मौसमी फल को पसंद करते हैं, आप आम जो है वो सर्दियों में क्यों नहीं आ जाते? तो वजह है ना, तमाम मौसमों के हिसाब से चीज़ें रखी गई। अब सर्दियों में तो हम बैठे हुए स्वेटर भी पहन लेते हैं, कोट भी पहन लेते हैं, गर्मियों में नहीं दिल चाह रहा। तो ये घर का माहौल जो है, असल तरबियत गाह जो है वो तो माँ थी, पहले ही तरबियत गाह जो थी वो तो माँ थी। लेकिन अब जब हमने, अभी आप देखें वो बच्चा 2.5 साल का होता नहीं है, हम उसके स्कूल डिसाइड करने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि यहाँ तो तरबियत आप अपने घर में भी बेहतरीन दे सकते थे उसे। इस वक्त हमारी माएँ जो थी, जो जिसके लिए कहा जाता है कि अच्छी माएँ दें, यकीनी तौर पर वो अपने बच्चों के साथ अच्छा ही कर रही हैं, लेकिन वो जो तरबियत का आंसर था घरों से वो निकल गया, जिसकी वजह से सारी परेशानियाँ हम देख रहे हैं। चारों तरफ हम परेशानियों का हम बात देख रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो किसी भी जगह से खुश नहीं है। मतलब एक जगह अच्छा खासा बच्चा पढ़ रहा है, किसी एक सब्जेक्ट की टीचर ने कोई प्रॉब्लम कर दिया, वो स्कूल ही खराब हो गया। अब हो ये रहा है कि भाई देखें, जब आप किसी भी जगह जाते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं हो सकती, ऐसा ही है। तो यकीनी तौर पर कुछ बच्चों को पहले तरबियत होती थी। अब आप देखें, पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब ने इस बात को ख़त्म किया कि माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा स्कूलों के खिलाफ, सही ना। वरना आप देखें कि हर बंदा जो मतलब कोई कुछ काम भी नहीं कर रहा है, वो खड़े होके जो है वहाँ पे स्कूल के सामने बैनर लेके खड़े हो जाते हैं
और स्कूल माफ किया और ये नहीं, करते हैं। आपकी बात बहुत बेहतरीन है कि अगर वो 5 तारों वाला स्कूल है, उसकी 50,000 फीस हो, मेरे घर थोड़ी आया था भाई, आप अपना खुद बच्चा गए यहीं थे, पे पढ़ाएं। आप खुद गए आप थे। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीजें कहते हैं ना कि बेहतरीन गाइडर, छोटी सी बात की लेकिन बहुत वसी इसका वो जो कहते हैं ना कि मायने थे कि इशरात भाई, फिर मैं आपके लिए कहूंगा कि अब जामिया बात करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर पहलू पे आपकी बात को रोशनी डल जाती है। अब मेरी एक बात ये बताइएगा कि जो लोग ये कहते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट में पढ़ते हैं, अच्छा क्योंकि गली मोहल्ले के जो स्कूल हैं 1500 2000 जिनकी फीस है, अब तो उनकी भी फीस ज़्यादा हो गई है, असल में वो मैट्रिक वाली बच्चियां उन्होंने रखी होती हैं और फिर वो ऑक्सफोर्ड का कोर्स होता है, उनको खुद अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती है, वो बच्चा ना उर्दू का रहता है ना अंग्रेजी का रहता है, तो वो बच्चे क्या करें? जैसे ये गली मोहल्लों के स्कूल की बात नहीं है, ऊपर तक का मसला है। ज़ीशान, पूरी दुनिया में चले जाइए, तालीम हमेशा उनकी मादरी ज़ुबान में दी जाती है। ऐसे ही है। ये वाहिद हमारा मुल्क है कि हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हमारा ख्वाहिश है कि हम उस बच्चे को इंग्लिश सिखाने पर लगे हुए हैं, हालांकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे सिंधी है, पश्तो है, अरबी है, ऐसी वो लैंग्वेज है। लेकिन हम इस बात में प्राउड महसूस करते हैं कि जी बच्चा जब हमारा इंग्लिश बोलेगा पढ़ा लिखा है, तो वो पढ़ा लिखा बच्चा है। अगर वो उर्दू वाला बच्चा है, वो बहुत टैलेंटेड भी है, का तो स्टेटस ही नहीं वो है। स्टेटस ही नहीं है। तो जब तक, मैं वही बता रहा हूँ कि छोटी छोटी सी बातें हैं जो सही करने की हैं, तो वही वजह है कि जिसके ऐसे बच्चे जो हैं, जो अपनी असली काबिलियत से सामने आते, वो बहुत सारी बातों को समझ। अब जैसे आप देखते हैं, हमें अरबी का तर्जुमा नहीं आता, अरब की कौमी ज़ुबान अरबी है, जब वहाँ आयतें पढ़ी जा रही होती हैं लोग रो रहे होते हैं, हम यहाँ सुन रहे होते हैं। मैं ख्याल से अगर अरबी में मैं गालियाँ ही पढ़ रही हूँ तो हम सुभान अल्लाह कह रहे हैं, रीज़न ये है कि हम चीज़ों को उस नैज पर जाके देखें कि जहाँ समझ सकें और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत, तालीम के साथ तरबियत दे सकें। जबरदस्त। अभी हम सिर्फ तालीम के पीछे लग जाएंगे, तालीम देते हैं, बस डिग्री आ जाए। आप देखें, एक दौर आया कि डॉक्टर बन जाएं, एक दौर आया BBA कर लें, एक दौर आया MBA कर लें। अभी आप इतने MBA यहाँ से निकाल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़, उनको कहाँ जॉब मिलेंगी, कहाँ जाएंगे? अब एक MBA वाला जो है वो बर्गर लगा रहा है, जाके बर्गर शॉप खोल नहीं, लें। वैसे एक बात मैं बोलूं कि ये भी बड़ा मशहूर हुआ था कि जो फेक डिग्री वाले वो जहाज उड़ाने और बाकी वो गाड़ियों की सर्विसेज दे रहे हैं, वो बड़ी इसमें फराहमी। एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि अगर बच्चा आपके पास आता है, क्योंकि आप अगर कोऑर्डिनेट करते हैं चीजों को, ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि शहजाद भाई के पास फिर हम इस सवाल से आएंगे कि अगर कोई स्टूडेंट 9th का, क्योंकि 9th इज द बेस कि जहां पे आप सिलेक्शन करते हैं ना, अभी भी यही scenario है ना? तो मुझे ये बताएं कि एक बच्चा आपके पास आता है, या बच्चे मुख्तलिफ टाइम में आपके पास आते हैं क्लास 8 में, कि फरहान सर हमें ये बताएं कि हमें किस सम्त में जाना चाहिए, तो क्या आप गाइड करते हैं या आप पहले कहते हैं कि आप आके मुझसे बातचीत करो, मैं फिर आपका जहन पढ़कर बताऊंगा कि क्या? या एक चीज ये होती है कि आप ये देखते हैं कि ये बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं, इसको डॉक्टर बनना चाहिए, अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसको नॉर्मल जाना चाहिए? नहीं, देखें, सबसे पहले तो बच्चे से सबसे ज़्यादा जो टीचर्स और प्रिंसिपल हज़रात अटैच होते हैं, तो वो उसकी मेंटालिटी को समझते हैं। सही। तो इसे हम कहते हैं करियर काउंसलिंग। बाकायदा अब तो स्कूल्स में अवेयरनेस के लिए करियर काउंसलिंग बच्चों को की जा रही होती है, और उनके इंटरेस्ट और उनकी मेंटालिटी को देखते हुए उनको सजेस्ट किया जा रहा होता है कि आपने इस फील्ड को चुनना चाहिए आफ्टर मैट्रिकुलेशन, क्योंकि मैट्रिक तो ज़्यादातर बच्चों की ख्वाहिश होती है कि उन्होंने मैट्रिक साइंस से ही पास आउट करना है। ठीक है। तो फिर हम उनको डेफिनेटली उनका देख रहे होते हैं कि उनका इंटरेस्ट लेवल क्या है, वो किन सब्जेक्ट्स में अच्छे थे, फिर उनकी करियर काउंसलिंग की जा रही होती है। फिर वो अपना फैमिली बैकग्राउंड जब पेश करते हैं तो यकीनन फिर उनको सेकंड ऑप्शन दिए जा रहे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जब जिन पे हमें श्योर होता है दे कैन बी अ गुड डॉक्टर्स ऑफ द फ्यूचर, लेकिन वो नहीं, हमें पता होता है कि उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है तो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स आकर हमसे डिस्कस कर रहे होते हैं, तो फिर उनको सेकंड थर्ड ऑप्शंस जो है हम गाइड करते हैं। फरहान, एक बात, एक बाप है जो कि मिल्क का ऑनर है, उसके लिए डॉक्टर बनाना बच्चे को बड़ी बात नहीं है, ठीक है, राइट। लेकिन क्योंकि उसकी फुफ्फो का बेटा डॉक्टर है, उसकी खाला की बेटी डॉक्टर है, ये क्यों नहीं डॉक्टर बनेगा? हालांकि बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज में, उसका कॉमर्स में इंटरेस्ट है, उसको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, उसको बिजनेस अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, उसको तोड़ जोड़ करने में, तो तोड़ जोड़ तो नहीं होती ना दिल में, अगर आप दिल के बायोलॉजी, बॉटनी और जोलॉजी में तो ऐसी चीजें नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि जब पेरेंट्स आकर आपको बोलते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, लेकिन आप बच्चों का इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो उसका तो इंटरेस्ट, जैसे मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सिस्टर डॉक्टर है, तो मसला ये है कि फिर आप पेरेंट्स को गाइड करते हैं या कहते हैं कि नहीं फिर जो मर्जी कर? नहीं सर, हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं, क्योंकि उनको ये बात समझानी पड़ती है कि तरक्की के पीछे सबसे पहली और बुनियादी चीज जो है वो बच्चे का अपना इंटरेस्ट है। ऐसा ही है। आप उसको जबरदस्ती अगर मोल्ड करेंगे
तो यकीनन फिर आप दूसरे जराए से इसको डॉक्टर बना रहे होंगे, इसका दिल नहीं होगा, ये जेन्युइन डॉक्टर नहीं बन सकता। हाँ, वो तो हम पैसे उसको भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं, फिर एट द एंड डेफिनेटली वो उनके पेरेंट्स होते हैं, उनकी मर्जी होती है। तो ये बताएं कि शायद अगर आप किसी बच्चे को ऐसा पकड़ लेते हैं, फर्ज करें कि वो आया और उसने ये कहा कि मतलब बायो में वो बच्चा स्टूडेंट बैठ गया, और जैसे मैंने भी आपको एक पहले भी हमारी ऑफ ईयर बात हुई थी कि वो तारे छारे निकाल दी, मुझे समझ ही नहीं है वो दिल में से क्या निकाला। तो टीचर ने कहा कि जाओ तुम कंप्यूटर सेक्शन में बैठो। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आप देखते हैं कि ही हैविंग नो इंटरेस्ट इन बायो एंड जूलॉजी और बॉटनी, तो आप फिर उसको गाइड करते हैं कि बेटा कंप्यूटर की तरफ चले जाइए, उसके पेरेंट्स आके फिर बोलेंगे आप होते कौन है बोलने वाले? निशान देखें, गाइड करने का काम उस वक्त होता है जब हम उसे उस फील्ड में भेज सकें। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो अभी आप लोग दोनों साहिबान गुफ्तगू कर रहे थे, उस बिल्कुल हटकर बातें हो रही हैं, बिल्कुल हटके बातें हो रही हैं। हो ये रहा है कि अगर आपकी परसेंटेज है तो आप NED में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी परसेंटेज 80 है तो आप जो है वो डॉक्टर बन सकते हैं। वो जो 60% वाला है वो डॉक्टर नहीं बन सकता, वहाँ पे वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो रीज़न उसकी ये है कि हम ये जब तक ये वाला निज़ाम ख़त्म नहीं करेंगे कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। अच्छा, अब वो दरअसल पेरेंट्स भी शुरू से वो देखते हैं इंजीनियर डॉक्टर, उस वक्त इतनी फील्ड मेडिकल में नहीं थी। अभी तो आप मेडिकल में चले जाएं तो मेडिकल में भी कई हज़ार उसमें जो है वो दूसरी चीज़ें आ गई जो है मेडिकल की फील्ड ही, लेकिन वो इंजीनियरिंग मतलब NED से पढ़ के मेडिकल साइंसेज में बच्चा आ रहे हैं, ऑपरेट डॉक्टर कर रहे हैं, और वो पूरा कंप्यूटर जो उसकी वो पिक्चराइज और उसको गाइड कर रहा है वो इंजीनियर बैठ के कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो यकीनी तौर पे जब हम अवेयर करेंगे बच्चों को, जब हम ये बात कह सकेंगे, हम पेरेंट्स से बात कह सकेंगे। दरअसल इसके लिए हमें पूरे माशरे में तालीम को आम करना होगा। अभी हमारे यहाँ तालीम बिल्कुल नीचे सतह की बात है। अभी आप देखें इलेक्शन हो रहे हैं, इस इलेक्शन में किसी का मोटिव ये नहीं है कि जी एजुकेशन को सबसे ऊपर लेके जाएंगे। कोई एक आध जुमला कहीं कह ज़रूर देता है, लेकिन कहीं किसी बजट में, कहीं किसी वज़ीरों की महफिल में कोई तालीम को डिस्कस नहीं कर रहा होता। क्यों नहीं कर रहा होता? क्योंकि जितने जब ये ज़रा पोस्ट पर पहुँच जाते हैं और पैसे की आमदरफ्त हो जाती है तो उनके बच्चे तो यहाँ पढ़ ही नहीं रहे, उनके बच्चे तो बैरून मुल्क पढ़ रहे हैं। तकलीफ तो मुझे और आपको है, और जिनको लाजिमात है हमें इन्हीं धक्के खाते हुए निज़ाम में छोड़ दिया गया है कि बच्चा वहीं लगा रहा है। आप देखिए ना, अभी पूरी हमारी ज़िंदगी बच्चों की किस चीज़ों में गुजर रही है, जो क्रिएटिव माइंड होते हैं। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल में सिंध फतह किया। आज निशान कौन हमें ऐसा नज़र आ रहा है जिसने अपना घर भी फतह कर लिया हो, कि वो बच्चे को कह रहा हूँ कि नहीं ये बच्चा है 17 साल की इसकी उम्र है और ये पूरी फैमिली को रन करता है, क्योंकि हम उसे ये तो सिखा ही नहीं रहे। हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक ग्रेजुएशन कर रहे हो बेटा, पढ़ना नहीं, कोई काम दूसरा और नहीं करो, सिर्फ पढ़ाई करो, कोई तुमने कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई पर अटेंशन दो। माशरे में जब वो उतरता है तो उससे बहुत सारी चीज़ें मालूम ही नहीं होती। तो यकीनी तौर पर अगर हम यहाँ पर एजुकेशन को सबसे आगे लेकर आएंगे, यही हमारी तरक्की की एक वजह बनेगी और कोई नहीं बनेगी। साथ में फिर मैं ये कहता हूँ कि जैसे मैंने चाइना का पढ़ा कि चाइना ने इंस्टीट्यूट आवर्स कम करती हैं जी, लेकिन मॉर्निंग का डिफरेंट फी स्ट्रक्चर है, आफ्टरनून का डिफरेंट फी स्ट्रक्चर है, इवनिंग का डिफरेंट फी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर अगर हम NED या कराची यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इन्होंने ना डिफरेंट गोला बनाया हुआ है। सुबह 9 बजे क्लास है, फिर दोपहर को 2 बजे क्लास है, फिर शाम को 4 बजे क्लास है। ये ऐसे क्यों नहीं करते कि आप पूरा वीक 3 डेज क्यों रख रहे हैं? आप 6 डेज वीक रखें, 7 डेज वीक रख लें। ठीक है, मॉर्निंग की शिफ्ट अलहदा, आफ्टरनून की अलहदा और इवनिंग की अलहदा। ठीक है, तो उससे आपकी सीट्स भी बढ़ जाएंगी। अगर एक आपके पास इक्वालिटी है, जैसे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के आपके पास 40 सीटें हैं, 4, 4, 8 और 4, 12, 120 सीट्स हो गई 3 शिफ्ट में। तो जो बच्चे आप फर्ज करें कि 40 में महदूद हो गए थे, 120 बच्चे इंजीनियर बन गए। देखिए, आप जैसी अब बैठे, हमारी गुफ्तगू शुरू हुई, दिमाग खुलना शुरू हो गया। ऐसा ही है। यानी कि आप NED से आप फारिग तहसील हुए तो अब आपने फौरन हिसाब लगा लिया कि वहाँ 40 बच्चे थे तो 120 हो सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही दिमाग तो हमें चाहिए थे, जो हमारे पास मौजूद नहीं है। यहाँ तो आप शायद आप यकीन ना करें कि बाज़ औक़ात मिनिस्टर को ये बताना पड़ता है कि मैट्रिक का रिजल्ट आ गया तो अब 9th का रिजल्ट क्यों आएगा। तो जहाँ इस तरह का माशरा हो और सब लोग ये समझाने में लगे हों, यानी कि एक ही मीटिंग में मैंने अटेंड की जहाँ गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही थी कि हम क्या ये होमवर्क डायरी बच्चों को दें उसी मीटिंग के अंदर, और उसी मीटिंग के अंदर एक ग्रुप ये डिसाइड कर रहा था
कि हम अपने 150 बच्चों को नासा भेजना चाहते हैं। तो आप बताएं, मतलब ये जो तबकाती फ़र्क है, जब तक हम इसे एजुकेशन में रखेंगे तो एजुकेशन को हम बहुत ऊपर नहीं लेके जा सकते। एजुकेशन तो सबके लिए होनी चाहिए एक जैसी। आपका दिल चाह रहा है आप भी वहीं पढ़ें, मेरा दिल चाह रहा है मैं भी वहीं पढ़ूँ, और ये सबसे बड़ा काम करती है गवर्नमेंट से। ये हमारे इंडिविजुअल्स के काम नहीं थे। लेकिन मैं एक बात शुदा फिर ये बोलूंगा, जिसमें फरहान भाई को मैं फ्रेंड करूंगा, क्योंकि आप दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं। बच्चों के साथ ज्यादती वहां पर होती है कि टोटल अगर 50 सीट है 12 रेगुलर पे डालते हैं, ठीक है, फिर सेल्फ आना शुरू होता है नीचे से ऊपर जाता है, कौन कितनी तगड़ी बोली लगाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्योंकि पढ़े हम उस माहौल में, तो वडेरों के बेटे आते हैं, गनमैन साथ होते हैं, वो आते हैं अपनी अजरक को एक ताव देते हैं, और उसके बाद उनको रेगुलर बच्चे जो है वो डर कर सहम कर पीछे हो जाते हैं, उनके आगे कुछ बोल नहीं सकते। तो ये निज़ाम भी खत्म होना चाहिए, और ये अभी भी मौजूद है। देखिए, ये निज़ाम एक जगह तक मौजूद था ना, वहीं तक रहने देते हैं। ये निज़ाम उठ के बिल्कुल निचली सतह पर आ गया, बिल्कुल ऐसे ही। यानी कि अभी आप सोचें कि आप बच्चे को मेहनत नहीं कराएंगे, लेकिन उनके वालिदैन की ख्वाहिश होगी किसी भी तरीके से, वो बाय हुक और बाय क्रुक ना, जायज़ और नाजायज़ तरीका कोई भी अपना लें, इसका A1 ग्रेड आ जाए। A1 से बालातर। और दूसरी बात ये होती है कि काफी मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज होती है कि भाई क्योंकि शादी होनी थी, हाँ, बच्चे का बता दिया कि ये मतलब वडेरा का बच्चा है तो इंजीनियर है भाई। अब अगर उसे अगर आप बैठ के उसे काउंसलिंग भी करते हैं ना कि भाई तुम सीट छोड़ दो, तो ये मैंने पढ़ना थोड़ी है, बस डिग्री आएगी, उसके बाद तो काम तो वही जमींदारी वाला है ना, काम तो वो मेरी फैक्ट्री से पैसे आ रहे हैं। तो भाई आप उस बच्चे का हक क्यों मार रहे हो जो वाकई में आगे जाकर एक खानदान का मुहाफिज बनेगा? तो ये चीजें कब खत्म होगी जिशन? जब उसी वक्त खत्म होंगी जब हम और आप जैसे आज बैठ के बातें करें। यकीनी तौर पर इतनी अच्छी बातें हर महफिल में बैठ के करेंगे। हमारा ओढ़ना बिछोना और पहनना जो है वो जब एजुकेशन होगा तो लाजमी है लोग ही माशरे में अच्छे लिखेंगे। भी सिर्फ 2 से 3 मिनट रहते हैं, जाते जाते आपसे भी वादा लेना है, फरहान भाई आपसे भी वादा लेना है कि अब हम इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि मेरी कामयाबी को अल्हम्दुलिल्लाह लीड करते हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। और अनीक भाई से जब मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये चीज़ें डिफरेंट होती रही। अच्छा, जब मैंने कैरियर शुरू किया था ना, तो पहले बड़े रेडियो का चाम था ना, 2008 में हर कोई रेडियो सुनता था। उस वक्त ये होता था मेरा पहला क्रश कौन था, मेरा पहला मैंने परफ्यूम कौन सा खरीदा, उसके बाद मैं पहला कहाँ जाऊंगा, लव ट्राइंगल्स मैंने बड़े किए और मैं हेड था उन चीज़ों के लिए। लेकिन राइट नाउ आई हेट टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। बचपन गुजर गया ना, अब मैच्योरिटी आ गई है। तो मैं ये चाहता हूं कि हम इधर उधर की बात करें, उसने ये बिल्डिंग बना दी, एजुकेशन पर बात करें। मेरा पाकिस्तान पढ़ेगा तो मेरा पाकिस्तान बढ़ेगा। तो आपको अब मैं रेगुलर तंग करता रहूंगा कि आपने रेगुलर आना है, ताकि हम बच्चों के एक एक टॉपिक उठाकर हम बात करने शुरू करें ना, और उन बच्चों को साथ बिठाकर बात करें, तो हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाए। नहीं, आपके इस चैनल के तवज्जुह से अगर वो बच्चे जो किसी काउंसलिंग क्लास में नहीं बैठ पाते हैं, वो कहीं नहीं जा पाते हैं, तो यकीनी तौर पर उनके लिए मौके होंगे। आप चाहें तो नंबर भी दे सकते हैं यहाँ से, ताकि जब बच्चे उसमें ग्रुप में हमारे शामिल हो जाएं, तो जहाँ काउंसलिंग हो रही है, कहीं उनके फ्यूचर डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो वो बच्चे वहाँ जाएं। नहीं, मैं चाहूंगा कि आप बैठकर यहाँ पर दें और हम इसको एक और चीज को तरतीब देते हैं इंशाल्लाह, लेकिन अब आपने आना जरूर। जी बिल्कुल, ठीक है। जब आपसे भी वादा है, और फरहान भाई आपसे पक्की बात है, वादा करके। अच्छा, मेरा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि मैं बुढ़ापे की तरह आता हूँ, क्योंकि जवानी और बचपन आके गुजर जाता है, बुढ़ापा आके गुजरता नहीं है। सही तो पक्की बात है, बिल्कुल वादा है। क्योंकि जिशान साहब, जैसा कि सर ने माजी में भी कहा था कि असल चीज़ तो ये कि हमारी ये एसोसिएशन वजूद में क्यों आई, ये सारी एजुकेशन की जो जिम्मेदारी थी ये गवर्नमेंट लेवल पे थी, और उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स ने एक अच्छा बेड़ा उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो आपके चैनल के थ्रू अगर जो लोगों के जहनों में एक नेगेटिविटी है वो अगर ख़त्म होती है, तो हम इसको समझते हैं कि हमारे लिए बहुत बेहतर है। जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी यूथ को? बस यूथ को तो मैं आपको बताऊं कि हम पता नहीं चारों तरफ क्यों देख रहे हैं जिशान। यूथ को तो सिर्फ अगर एक पैगाम है, यूथ के लिए क्या, बड़ों के लिए पैगाम है कि हमारे पास तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हस्ती ऐसी मौजूद है जो हमारे लिए मतलब पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर सिर्फ हम उनकी ज़िंदगी के सिर्फ 3 उसूल पर ही अमल दरामद कर लें, तो मेरे ख्याल से कामयाब लीडर, कामयाब इंसान, और हर जिस फील्ड में जाएंगे कामयाब रहेंगे। अगर आप मुशाहिदा करें तो 40 साल तक नबूवत का दावा नहीं किया गया था, 40 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते रहे और अमानतदार रहे।
सादी कौमीन का लक़ब मिला, जिसकी वजह से दुश्मन ने कहा कि हम आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसके कि आप ये खुदा की इबादत का कह रहे हैं। और फिर दुनिया ने देखा कि जब वो इस बात को अपने बनाने में कामयाब हो गए, जिसमें कई माहदे ऐसे भी हुए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ थे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, लेकिन उन्हें बड़ी बुर्दबारी से आगे बढ़े। और फिर एक वक्त आया फतेह मक्का जब हुई, तो उस वक्त आपने देखा कि वही लोग जो डरे बैठे थे कि हमारी गर्दनें काट दी जाएंगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को माफ़ कर दिया। तो अगर ये हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा ये सिर्फ 3 उसूल अपना ले कि सच बोले, अमानतदार रहे, वो जिस शोबे में भी है अमानतदार रहे, और जब कहीं माफ़ करने की बारी आए तो वो पहल कर ले, तो हमारे माशरे से सारी बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी फरहान भाई क्या कहना चाहेंगे? सर मैं वैसे तो सर ने बहुत प्यारी बात कर दी, इससे बढ़कर कोई बात रहती नहीं है। बस मैं थोड़ा सा तवज्जो दिलाना चाहूँगा वालिदैन को कि जिस तरह वो स्कूल्स पर निगाह रखते हैं और उन पर तनकीद रहती है, वो चेक एंड बैलेंस थोड़ा बच्चों का भी करें, जबरदस्त, वो बच्चों का भी करें कि उनके बच्चे मोबाइल फ़ोन कब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, राइट, उसको चेक करें। और मैं समझता हूँ कि हम और पेरेंट्स मिलकर एक अच्छी तरबियत कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही मेरा पैगाम। जज़ाकल्लाह जी, आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप पीक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को लीड कर रहे हैं। अल्लाह ताला ये सफ़र आपका ऐसे ही जारी सारी रखे, और जो लोग आपसे इस्तिफादा हासिल कर चुके हैं और जो करना चाहते हैं वो बिल्कुल जनाब इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल मैं भी चाहूँगा इस प्रोग्राम से इजाज़त इस दुआ के साथ कि आज वाकई में प्रोग्राम दिल से अच्छा लगा, क्योंकि हम बात करते हैं प्रोडक्टिव की, हम बात ये नहीं करते कि वो प्रोडक्टिव कैसे बनेगा, अगर कुछ क्लॉज एंड फ्लॉज हैं तो उसको दूर कैसे किया जाए। कुछ बात आज हमने शुरू की और मजीद हम बात फ्यूचर में करेंगे। यही शहजाद भाई और फरहान भाई हमारे साथ मौजूद होंगे और इनकी कम्युनिटी से जुड़े और लोगों को भी बुलाएंगे, क्योंकि मैं वो चाहता हूं कि अब हमारी यूथ के मसलों को हम सॉल्व कर सके। इसी के साथ जहां ये खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए, दिया इंसान ने साथ। तो अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।